whereas Muslims are terrorists and they are destroyers and plunderers and looters, and वो आते थे सोमनाथ का मंदिर 17 दफे लूट कर गए। फिर जब भी हमले हुए हैं तो उधर से ही हुआ करते थे, दर्रा कैबर से लोग आते थे, ये मुस्लिम्स सारे सेंट्रल एशिया से आते थे। मैं I'll take you only वो बैकग्राउंड को छोड़ के 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को जो है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों के जहन में एक बात हमारे पाकिस्तानियों की तरफ से भी है कि हमने भी अपनी हिस्ट्री ठीक नहीं की। हम लोग कहते हैं कायदे अल्लामा इकबाल का ख्वाब था। भाई हिस्ट्री पढ़ो, फिर अगर आप चैलेंज करें तो मैं मान लूँ। अल्लामा इकबाल का ख्वाब नहीं था, प्लीज। अल्लामा इकबाल मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए पोएट, बहुत अच्छे पोएट थे, इनकलाबी। मैं तो मुझे शिकवा जवाब शिकवा पूरा याद था। मैंने बागे दरा पढ़ी है, बाले जिब्रील पढ़ी है, मैंने कुलियात इकबाल, बताइयत इकबाल, ये सब पढ़ी है मैंने। लेकिन मैं उनकी कोई इस तरह की इंसल्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ कि ये जो ख्वाब था एक ख्वाब भी नहीं था। ये किस तरह से हुआ। बंगाल में जब उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को यूनाइटेड बंगाल से ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल डिवाइड किया था फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, तो वेस्ट बंगाल तो इस तरफ कलकत्ता की तरफ था और यहाँ हिंदू थे, और ईस्ट बंगाल में जो आज बांग्लादेश है वो था, वहाँ सारे मुसलमान थे। तो ये जब यूनाइटेड बंगाल था तो उनसे वो जब डीलिंग्स किया करते थे, उनसे यानी अनाज वगैरह ग्रेन खरीदते थे, तो बहुत ही कौड़ियों के दाम पे खरीदा करते थे। तो उसमें ये होता था कि उनको इतना फायदा नहीं होता था। तो जब ये अलहदगी हुई तो उन्होंने अपना बेचना शुरू किया, उनको ज्यादा पैसे मिलने लगे, उनके हालात ठीक होने लगे, इनको बड़ी तकलीफ हुई, इन्होंने शुरू कर दी लड़ाई। फिर इन्होंने बंबई से, महाराष्ट्र से वो बुलाए ओंडे जो वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, जो आरआरएस और बीजेपी और ये शिवसेना वाले हैं, उन्होंने आके मुसलमानों की जायदाद को, इमलाक को खूब आग लगाई, इनके कारखाने जलाए, कत्लो गारत करी की तबाहियां फेंक दी। तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में वापस उसको 6 साल के बाद फिर से कर दिया यूनाइटेड बंगाल। उस वक्त मौलवी फजलुल हक, जिनको ये शेर बंगला कहते हैं, उन्होंने कहा था कि इनफ, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें एक अलग मुल्क चाहिए। दैट इज वेयर द टू नेशन थ्योरी स्टार्टेड। अब उस हालांकि 1906 में मुस्लिम लीग रजिस्टर्ड थी लेकिन ऑपरेटिव नहीं थी। जब ये सारे 11 में सब मिलके अलहदा शुरू करने वाले थे तो इन लोगों ने इंडियंस जो नेहरू, गांधी, पटेल वगैरह थे, इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, ऑल इंडिया कांग्रेस, हमारा सब दुश्मन तो अंग्रेज है, तो अंग्रेज के साथ हम लड़ेंगे। तो ऑल इंडिया कांग्रेस में सब लोग ज्वाइन किए। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 1896 में वापस आए थे इंग्लैंड से एज ए बैरिस्टर। वो प्रैक्टिस कर रहे थे लॉ की, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी, मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड ही बिकेम वेरी फेमस। 1911 में उन्होंने भी ऑल इंडिया कांग्रेस ज्वाइन किया। फिर इनके साथ कुछ 2-4 चीजें ऐसी हुई कि 1916 में इनको मुस्लिम लीग को ऑपरेटिव करना पड़ा। वो इस तरह से हुआ था कि जो कन्वेंशन होते थे उसमें, बंबई के कन्वेंशन में ये सब लोग मुस्लिम लीडर्स, उस दिन जुमे का दिन था, सारे मुस्लिम लीडर्स ने कहा कि जुमे का दिन है, हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम मस्जिद, सड़क की तरफ मस्जिद है, वहाँ बाजमात नमाज पढ़ के आते हैं जुमे की खुतबा सुन के। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, भारत माता जो है ना वो सेक्युलर स्टेट बनेगा और फलाना होगा, इसमें ये जो है रिलीजन कम्स आफ्टर। खैर उन्होंने वहीं पे नमाज पढ़ ली, हो गई बात। अगला कन्वेंशन उन्होंने कहा लखनऊ में होगा, 4 महीने बाद डेट अनाउंस हो गई। जब डेट नजदीक आई तो पता चला कि इट्स अ सैटरडे। उन्होंने कहा ओहो, सैटरडे को तो नहीं हो सकता, सैटरडे के दिन गांधी जी जो है वो व्रत रखते हैं और प्रार्थना करते हैं, यानी रोजा रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उस दिन तो नहीं हो सकता। इन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, और इसी बीच में कई छोटी छोटी और चीजें हो चुकी थी। देन दे स्टार्टेड मुस्लिम लीग। ये 1916 में हुआ। मैं ब्रीफली करके बता रहा हूँ, जैसे सलमान कहते हैं ना, फास्ट फॉरवर्ड करके। अच्छा, ये चलती रही लेकिन इसमें कई डिसएग्रीमेंट्स होते रहे। 1926 में मुस्लिम लीग स्प्लिट हुई 1926 में। उसमें ये बात हो रही थी कि 65% हिंदू हैं, 35% मुस्लिम और दूसरी अकलियतें हैं, क्रिश्चियन, सिख वगैरह छोटे मोटे जो है। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया हिंदू बनेगा और प्रेसिडेंट अकलियत का बनेगा, जो रबर स्टैम्प की तरह रहेगा, और इन सब के ऊपर एक अंग्रेज वाइसरॉय बैठेगा, हम फिर भी अंग्रेजों की गुलामी करेंगे। तो जब स्प्लिट हुई तो अल्लामा इकबाल उस साइड पे चले गए जिधर अंग्रेजों के वाइसरॉय की जो बात हुई थी। कायदे आजम ने कहा नहीं, कायदे आजम यहाँ डट गए। उन्होंने कहा नहीं, टू नेशन थ्योरी होगी और होगी और होगी।
उसके बाद इनमें आपस में थोड़े से इख्तिलाफ बढ़े, फिर ये इंग्लैंड चले गए थे, नाराज हो गए, लंबी बात है इसके बाद। और फिर 1938 में अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया। हम लोग जो बार बार कहते हैं ना अल्लामा इकबाल का ख्वाब है करारदाद पाकिस्तान है 23 मार्च 1940, नहीं है। जो करारदाद पाकिस्तान है उसका नाम ऑफिशियली करारदाद लाहौर है। आप डॉक्यूमेंट निकाल के पढ़ लें, और बिला वजह किसी को यानी गुस्सा होने नाराज होने की जरूरत नहीं है। जाए हिस्ट्री पढ़ें, डॉक्यूमेंट निकाल के देखें, लिखा हुआ है 23 मार्च 1940 करारदाद लाहौर। Yes, no, I'll second that. I've read that somewhere. Law resolution. ये चीजें किताबों में शायद ना मिले, ये तो हमारे बाप दादा ने और हमारे और बड़े बुजुर्गों ने बताया हमें। फिर ये चौधरी रहमत अली एक लड़का था, स्टूडेंट था लंदन में, उसने आया था, उसने पाकिस्तान का नाम सजेस्ट किया था 45 या 46 में, कि पे पंजाब का था, काफ कश्मीर का, सीन सिंध का, तान बलूचिस्तान का, इस तरह से नाम तजवीज हुआ, और वो फिर 47 में पाकिस्तान इस तरह बना। अच्छा, कायदे आजम लॉ के बड़े जबरदस्त ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा जी आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इधर नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन जाए। उन्होंने देखा इनके कानून में कुछ लूपहोल्स थे, ये प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता था वाइस रॉय। उन्होंने कहा नहीं, मैं गवर्नर जनरल बनूंगा, और गवर्नर जनरल बने। और इंडिया में नेहरू प्राइम मिनिस्टर बना था, और वाइस रॉय उनका जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। इंडिया हमें 14 अगस्त 1947 को आजादी मिली, इंडियंस कहते हैं हमें 15 अगस्त को मिली। मैं उनसे कहता नहीं, वो जब लॉर्ड माउंटबेटन गया था वापस 23 जून 1948 में, तुमको तब आजादी मिली, तब तक अंग्रेज तुम पे हुकूमत कर रहा था। ये चीज इंडियंस को बहुत खलती है, बहुत खलती है, लेकिन इट्स अ फैक्ट। अनदर थिंग इज, अब इनके जो अच्छा, अल्लामा इकबाल पे बात सुने। 1905 में जब वो क्वीन विक्टोरिया मरी थी, तो अल्लामा इकबाल ने लिखा है, उनकी कुलियात इकबाल में है कि आज ईद का दिन है, लेकिन मेरे घर में मुहर्रम है, क्योंकि मेरी माँ मर गई है। वो इतना ज्यादा मानते थे अंग्रेजों, क्योंकि अंग्रेज उन्हें ले गए थे, पढ़ाया, ग्रूम किया, सब कुछ किया। दे वांटेड हिम टू बी ऑन देयर साइड। फिर 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ की कोरोनेशन हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था आज हमें हमारा बाप मिल गया, यानी वो किंग जॉर्ज फिफ्थ जो था वो अल्लामा इकबाल का बाप था। सॉरी टू से दैट, बट इट इज रिटन इन बतायात इकबाल में लिखा है, जिसको पढ़ना है निकाल के पढ़ ले। फिर इसके अलावा जब वो 1912 में इंडिया आया था, सो कॉल्ड इंडिया, तो ये जो इनका जो कौमी तराना है इंडिया का, वो क्या है, जनगण मन अधिना एक जया है, भारत भाग्य विदाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ऊपर क्या है, सॉरी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सब ये क्या है बेसिकली। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है, शर्मिला टैगोर के नाना, उन्होंने एक पोएम लिखी थी, उनकी एक किताब है गीतांजलि, उसमें 101 पोएम्स है, उसमें से वन ऑफ द पोएम्स उन्होंने किंग जॉर्ज फिफ्थ के शान में ये कसीदा पढ़ा था कि आप आए हैं, आप हमारे माई बाप हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, ये पंजाब सिंध गुजरात मराठा आपका है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपका है, ये पहाड़ ये दरिया ये सब कुछ आपका है, हम आपके गुलाम हैं, आप हमारे अन्नदाता हैं, और एंड में जया हो जया हो जया 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 हो, यानी आपकी जय हो आपकी जय हो आपकी जय हो। ये अंग्रेजों के आगे झुक के सिजदा करने वाली बात है, और इस पे उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का। और लोग इंडियन को भी नहीं पता कि इसके तर्जुमा क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है। एक तो बंगाली में है, तो सिर्फ बंगाल के लोग समझते हैं, लेकिन बाकी जो केरला वाला है उसको कुछ नहीं पता है, इवन जो हिंदी बोलता है उसको भी बंगाली नहीं आती है। तो इनका ये इनका नेशनल एंथम है, इसकी हिस्ट्री उन्हें खुद नहीं पता, और वो हमारी किताबें बदल रहे हैं, यानी इंडिया वाले अंग्रेजों से किताबें लिखवा रहे हैं। एक बंदा है जो कि यहाँ पे ट्विटर पे भी आता है, एक जमाने में मुझे फॉलो भी किया करता था, अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, गोरा है, उसने कुछ गलत बातें लिखी तो मैंने उसको करेक्ट किया था, तो उसने कहा नो, मैंने कहा नो यू गो एंड चेक इट फर्स्ट। तो देन 2-3 days later he said you are right, how do you know all these things फलाना। मैंने कहा भाई हमारे बाप दादा सब लोगों ने हमें बताए, हमको याद है ये सब बातें, और अब किताबें भी नहीं मिलती। मैंने कहा तुम किस किताब को पढ़ रहे हो, तुम ईश्वरी प्रसाद को पढ़ रहे हो? कहते यस। मैंने कहा ऑल फ्रॉड, झूठा है वो। उसकी ईश्वरी प्रसाद की हिस्ट्री की किताबें कनाडा में कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। आप इमेजिन इन लोगों का कितना इन्फ्लुएंस है। हमारे यहाँ कोई किताब लिखना तो दूर की बात है, पढ़ना भी नहीं चाहते। तो जब तक लोगों में पढ़ने का शऊर नहीं आएगा,
समझ नहीं आएगी, कोशिश नहीं करेंगे, इसी तरह रहेंगे। इनको कल की बात नहीं पता है कि जी अयूब खान ने क्या किया था, या याह्या खान ने क्या किया था, या तिक्का खान ने जाके बांग्लादेश में मैसेकर किया था, या मुजीबुर रहमान ने अगरतला साजिश में क्या किया था, इंदिरा गांधी से मिलकर क्या उसने बातचीत की थी। फिर भुट्टो जो है आर्मी को हटा के खुद चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया था, फिर इतना पावरफुल हो गया था, फिर उसने रिगिंग करनी, फिर जियाउल हक आया, सारी उनके बाद बातें। अभी नवाज शरीफ, कल को ऐसी बात है, सॉरी मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, कल को ऐसी बात है कि आज से 30-40 साल बाद किताबों में लिखा जाएगा, जैसे पीपल लाइक जो मुशाहिद हुसैन और वो एक मुजीबुर रहमान शामी और नजम सेठी, या वो लोग जो लिखते हैं ना इनके लिए तकरीरें, ये किताबें लिखेंगे कि नवाज शरीफ बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा फिलंथ्रोपिक था, उसने सड़कें भी बनाई, पुल भी बनाए, ब्रिजेस भी बनाए, और शहबाज शरीफ तो और भी बड़ा जबरदस्त था, दुनिया भर में जाके चले वो लाइटर मोड पे नहीं बताऊंगा। या फिर जरदारी के बारे में लिखा जाएगा कि जरदारी भी बड़ा अच्छा आदमी। तो आप सोचे हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे भी क्या बल्कि हमारे बच्चों के बच्चों को अगर ये हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, इज इट राइट? सो वी नीड टू राइट आवर ओन हिस्ट्री। इंडिया वाले बार बार कहते हैं जिसको अपनी इतिहास का नहीं पता उसको अपने भविष्य का क्या पता। इतिहास हिस्ट्री को कहते हैं, भविष्य फ्यूचर। वो तो हमारी जगह हाई स्कूल तक, आपको पता है हाई स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में ये नहीं लिखा है कि गांधी को एक हिंदू नथुराम गोडसे ने मारा था, कत्ल किया था। वो कहते हैं बैड गाय किल्ड गांधी, ए बैड मैन किल्ड गांधी। और कायद आज़म को कहते हैं ही वाज द इविल पर्सन, उसकी वजह से भारत माता के 2 टुकड़े हो गए थे। ये उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैट्रिक तक सिलेबस में इस तरह लिखा है। तो द थिंग इज, इफ वी आर नॉट गोइंग टू टीच आवर चिल्ड्रन, इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग अबाउट इट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेल आवर चिल्ड्रन, तो फिर क्या। अब स्पेस में कुछ लोग सुनते हैं, उन्होंने अगर मुझसे दूसरी या तीसरी दफा सुन रहे हैं तो वो कहेंगे ये इनका रिटॉरिक शुरू हो गया, या फिर बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं पहली दफा जो बात बताया था उसमें आज बताया, तो कितना आपको किसी को 5% भी याद है जो मैंने पहले कहा था? हाँ, आपको लग रहा होगा हाँ ये पुरानी बात कर रहे हैं, भाई वो मेमोरी। लेकिन ऑन योर ओन अभी भी जो मैं बात बताया, कितने लोग सुनने के बाद पूरी बातें याद रखेंगे? ये नाम बता दे कि जी वायसरॉय कौन था जिसने किया था, दूसरा वायसरॉय था उसने किसने किया। We don't want to make any effort. That's the problem. So can I say